वेलकम एट जीनियस मेंटर। बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं आपकी 9th क्लास के चैप्टर 1 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लेकर। इन क्वेश्चंस को आपको लिखना कैसे है, आपकी आंसर राइटिंग के लिए क्या स्किल्स आपकी जरूर रहेंगी। देखो, जब भी आपको एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन से आपके सामने आए एग्जाम में और आपसे कहे कि भाई आपको इनके बारे में लिखना है, तो सबसे पहले आपको 3-4 पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। आप जो लिखने वाले हैं उसके लिए आपकी लिखाई, आपकी राइटिंग बहुत जरूरी है, बहुत मैटर करती है। लिखाई आपकी साफ हो। दूसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कुछ भी आप लिखने वाले हैं उसको एकदम स्पष्ट लिखिए, एकदम क्लियर, ताकि चेक करने वाले को लगे कि हां, आपने जो लिखा है उसमें वही लिखा है जो वो जानना चाहता है। यानी मान के चलो, देखो मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चन को लिखना कैसे है। कुछ प्रश्न इतने शानदार होते हैं कि उनको लिखने का उतना ही मजा आता है। देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने है, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, सीखिए पहले कि इसको लिखते कैसे हैं। इंप्रेसिव राइटिंग के लिए क्या चीज जरूरी है वो जान ले। पहला, आपकी जो लिखाई है वो बहुत मैटर करती है। जब भी मान के चलो कि अगर मेरे पास कोई बच्चा आता है कि जी कॉपी चेक करवानी है, तो जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो मेरे दिमाग में 3-4 बातें चलती कि इस कॉपी के अंदर मैं क्या देखना चाह रहा हूं। पहला पॉइंट ये कि मैं कभी चेक नहीं करता, मैं नहीं, सभी टीचर्स आप मान के चलिए, वे कभी इस बात को नहीं देखते कि आपने कितना लेंथी लिखा है। जरूरी है ये नहीं कि आप 2 पेज भर दे, 4 पेज भर दे, आपको नंबर आ जाएंगे। नहीं, पेज भरने से, पेज काला करने से नंबर नहीं आते हैं। नंबर आते हैं कि जो आपसे पूछा गया है वो एकदम रेलेवेंट है कि नहीं है, मतलब वो वही है जो पूछा गया है, और कितनी सुंदर लिखाई से आपने लिखा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने मोती पिरोने हैं, इतना जरूर हो कि समझ में आ जाए, स्पष्ट होना चाहिए। आप देखो, आप इस पर नजर डालिए, मैंने इसमें इस प्रकार से पॉइंट बना के इसको लिखा हुआ है। अब इस चीज को पढ़ना बहुत आसान है। जरूरी है कि चेकर के लिए आप उसका काम आसान कीजिए। अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूं और मेरे पास 100 कॉपी रखी चेक करने के लिए, 100 पेपर रखे हैं, 100 पेपर्स को चेक करना कोई आसान खेल नहीं है। तो चेक वही होगा सही मायने में जिसके अंदर मजा आएगा चेक करने में। और जब चेकर को मजा आ जाए तो समझिए मजा आपको आने वाला है, क्योंकि नंबर वो ऐसे देगा कि देख के मन खुश हो जाएगा। 100 में से 100, 95, 96 ये तब आते हैं जब चेकर को आपकी कॉपी चेक करने में मजा आता है। तो उसको मजा आने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपकी लिखाई साफ, पॉइंट्स बना के लिखिए इस प्रकार, जितना हो सके अपने कलाकारी दिखाओ, अपने अंदर के कलाकार को जगाओ परीक्षा के दौरान, एग्जाम के दौरान, कि तुम कितने बड़े कलाकार हो। कुछ खास खास वर्ड को अंडरलाइन करो, उसको हाईलाइट करो। इस तरह मैंने यहां पर कुछ खास वर्ड को अंडरलाइन और हाईलाइट किया हुआ है, आप भी उसको हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, पॉइंट्स बना के लिखिए। और खास चीज आप ध्यान रखें, जो आपकी है ना रिदम, देखो ये रहा, ये कुछ बराबर सी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई लाइन कहीं पे स्टार्ट है, कहीं पे खत्म है, फिर कहीं स्टार्ट होगी है, वो जो होता ना ये ऊबड़ खाबड़, उससे बचो। बिल्कुल स्पष्ट, एकदम क्लियर होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को मजा आए और नंबर दे। उसके अलावा एक बात और है, अगर आप कुछ खास वर्ड को अंडरलाइन करते हैं, आपको लगता है कि यह चीज बहुत जरूरी है, जैसे मान लिया मुझे लगा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, क्योंकि अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात है, अगर फ्रांस की क्रांति की बात हो रही है, क्वेश्चन में है कि फ्रांस की क्रांति की लेगेसी क्या है, तो जाहिर सी बात है फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को जो दिया वो क्या है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आइडिया। तो मुझे लगा कि इस क्रांति ने पूरी दुनिया को जो दिया वो ये 3 आइडियाज हैं, तो इसलिए मैंने तीनों को कर दिया अंडरलाइन और तीनों को मैंने हाईलाइट कर दिया, ताकि जो इसको चेक करे। अब मान लिया आप बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो तुरंत आपका ध्यान इन पॉइंट्स पे गया है। ये क्वेश्चन जब भी आपके सामने आया तो आपका पहला ध्यान इन्हीं पे गया है, तुरंत फोकस हुआ कि ये क्या लिखा हुआ है, और बाकी सारा आपने छोड़ दिया।
यही एग्जाम में होता है। जो आपकी कॉपी चेक करेगा, जो आपका एग्जाम चेक करेगा, उनका ध्यान भी इसी प्रकार जाएगा। आपने उनके दिमाग से खेलना है। जो खास खास वर्ड हैं उसको अंडरलाइन करना है, उसको हाईलाइट करना है, उसको इतना अलग दिखाना है कि चेक करने वाले का ध्यान बस वहीं पर जाए, वो उसी पैटर्न में चेक करे जिस पैटर्न पे आप चेक करवाना चाहते हैं। तो इसलिए अपना एक तरीका बनाओ, कुछ खास खास वर्ड्स को आप अंडरलाइन करो। देखो यहां पर मैंने इनको बिल्कुल पॉइंट पॉइंट लिखा हुआ है। कितना इसमें अगले को पढ़ने के अंदर मजा आएगा। और कुछ पता नहीं क्या लिख देते हैं, यहां पर 1 है, यहीं पे 2 पॉइंट लिख दिया, फिर 3 पॉइंट लिख दिया, फिर 4 पॉइंट लिख दिया। कोई सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री बहुत जरूरी है। इस प्रकार लिखो ताकि चेक करने वाले को मजा आए। देखो यहां पर मैंने कुछ बोल्ड किया हुआ है। जब भी आप इसको देखोगे आपके सामने ये तुरंत घूम जाएगा, मेन पॉइंट पे आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि मैंने आपका ध्यान दिलवाना चाहा। यही आपने करना एग्जाम में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप समझ चुके हैं कि आंसर को लिखना कैसे है। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर की एक्टिविटीज के बारे में। द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर 1, उसमें आपकी जो पहली एक्टिविटी है, फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी फिगर यू हैव रेड अबाउट इन दिस चैप्टर। तो आपने इस पूरे चैप्टर में जो पढ़ा उनमें से किसी एक क्रांतिकारी के बारे में कुछ लिखना है, उनके बारे में। फिर हम यहां पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह। चलो पहले वाले में करते बात। देखो जो आपने पढ़ा उसमें से किसी एक ऐसे प्रमुख व्यक्ति के बारे में बताना है। इस पूरे चैप्टर में शायद इनसे प्रमुख कोई भी ना हो, नेपोलियन बोनापार्ट। तो आंसर में आप लिखिए कि आप किसके बारे में बात करने वाले हैं, उसको आप अलग दिखाइए। फिर आप थोड़ा गैप दीजिए ताकि चेक करने वाले को थोड़ा मिले कुछ कि हाँ भाई साफ साफ लिखा है, अलग अलग वो देख पा रहे हैं। थोड़ा गैप दीजिए, फिर जो है आप इसको लिखना शुरू कीजिए। द ग्रेट नेपोलियन वॉज बोर्न ऑन 15th August of 1769 टू कार्लो मारिया एंड लेटिजिया रेमोलिनो। तो इनका जन्म यहां पर हुआ, इनके घर हुआ। He used to speak French and was very well educated. He led many successful campaigns against the enemies of the French Revolution and crowned himself as the Emperor of France. तो आप इनको जो है यहां पर एम्परर ऑफ फ्रांस, इसको आप अंडरलाइन कीजिए ताकि पता लगे हाँ भाई ये फ्रांस के राजा बने। द नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज like the private property, uniform system of weight, and also the measures provided by the decimal system. इन्होंने जो कुछ काम किए मेन वो आप यहां पर मेंशन कीजिए। The armies of Napoleon were observed everywhere by the enemy force and finally defeated at Waterloo in 1815. फिर लास्ट में आप इस वाटरलू को मेंशन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। तो जो कुछ यहां पर मुख्य मुख्य पॉइंट आए, नेपोलियन बोनापार्ट, एम्परर ऑफ फ्रांस, वाटरलू, तो इस प्रकार के, तो इनको आपने जो है इस तरह मेंशन करना है। तो ये हुआ नेपोलियन बोनापार्ट का एक परिचय कि वो क्या थे, आप इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद है कि आपने लिखना रशियन रेवोल्यूशन, इसके बारे में, रूस की क्रांति। देखो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया कि आपने इनके बारे में लिखना है द फ्रेंच रेवोल्यूशन सॉ द राइज ऑफ न्यूज़पेपर्स डिस्क्राइबिंग द इवेंट ऑफ ईच डे एंड वीक। तो इस तरह जो आप इनके बारे में कुछ लिखिए, क्या कुछ इन्होंने पूछा है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में। यहां पर आते हैं रशियन रेवोल्यूशन और इसका क्या असर रहा। रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर 1917. It was one of the most explosive events of the 20th century, and in 1917, two revolutions swept through Russia, ending centuries of imperial rule and setting into motion political and social change that would lead to the formation of the Soviet Union. तो यहां पर आपने रूस की क्रांति का आप यहां पर जिक्र करने वाले हैं। रूस की क्रांति
कब हुई? सबसे पहले आपका साल लिखें, इन द ईयर 1917। उसके बाद इसी वर्ष में 2 रेवोल्यूशन यानी 2 क्रांति होती हैं, और इन दोनों क्रांतियों का परिणाम क्या निकला? एंडिंग सेंचुरीज ऑफ इंपीरियल रूल। आप इस चीज को अंडरलाइन कीजिए ताकि चेक करने वाले को पता लगे कि भाई इस बच्चे ने जब इस क्रांति के बारे में लिखा है तो तुरंत इसका बता दिया कि इसका रिजल्ट क्या निकला। तो आपने इस क्रांति की आउटकम को पहले दिखा दिया कि 1917 में क्रांति हुई और आउटकम ये निकला। एंड सेटिंग इनटू मोशन पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। उसके बाद क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, कि इसकी स्थापना हुई। While the 2 revolutionary events took place within a few short months, social unrest in Russia had been simmering for decades. देखो ये दो क्रांतियां हुई, हालांकि बहुत कम समय के अंदर हुई, बहुत कुछ परिवर्तन इसे हुआ। In the early 1900s, Russia was one of the most impoverished country in the Europe, with an enormous peasantry and a growing minority of poor इंडस्ट्रियल वर्कर्स। यह आपको बताना है कि सन 1900 के शुरुआत के वर्षों में रसिया क्या था? सबसे गरीब देशों में से एक था, पिछड़ा हुआ था, बहुत पिछड़ा हुआ कंट्री था ये। लेकिन यहां की जो पिजेंट्री थी, किसान, मोस्टली एक कंट्री किसानों का देश था। इंडस्ट्रीज के नाम पर यहां पर बहुत कुछ इतना नहीं था, वो डेवलप नहीं हो पाया था। तो यहां पर जो है आपका आंसर ये हो जाएगा, इस प्रकार आप लिखेंगे। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। आपने ये बताना कि फ्रांस में जो ये क्रांतिकारी घटना हुई उसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस, कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे जिससे कि फ्रांस में वो क्रांति हुई। तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि भाई फ्रांस की क्रांति क्या थी, कब हुई। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहां पर। देखो आंसर आप कैसे लिखेंगे। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आता है ना, तो एक लाइन तो आपको वैसे ही मिल जाती है फ्री में। वो लाइन क्या है कि आप इसके क्वेश्चन मार्क को हटाइए और क्या लिखिए? द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, द फॉलोइंग। बाकी तो लाइन सेम है, लेकिन ध्यान रखना है यहां से आपने क्वेश्चन मार्क गायब कर देना है। एक लाइन तो मिल गई, रेडी हो चुकी, तो इसका मतलब कुछ तो आपके हाथ लगा। तो अपने आप क्वेश्चन को क्या कीजिए, क्वेश्चन को ही यहां पर आप चिपका दीजिए। पर ध्यान रखना है उस क्वेश्चन की सेंस खत्म करनी है। यहां से वो पूछ रहा कि डिस्क्राइब द, ठीक है, आपने क्या लिखा? द फॉलोइंग रीजंस, फिर आपने सेम लिख दिया। अब देखो वो सेम रीजन क्या है। लुई 16 वाज एन ऑटोक्रेटिक रूलर। आप इसको कीजिए अंडरलाइन, पॉइंट बना के लिखो, पॉइंट टू पॉइंट। Who could not compromise with his luxurious life. He also lacked foresightedness. वो बहुत घमंडी था, बहुत ऑटोक्रेटिक था, और उसका कोई दूर का विजन नहीं था कि आगे क्या करना है, ये काम करूंगा तो इसका नुकसान क्या होगा। उसको बोलते हैं फोरसाइटनेस। जब आपको यह नहीं पता कि आपके इस कदम का क्या प्रोस एंड क्या कॉन्स होंगे। फिर आप क्या लिखेंगे? When he ascended the throne, the royal treasury was empty. जब वो राजा बना तो खजाना खाली था। Long years of war had drained the financial resources of France. जो फ्रांस ने लंबे समय तक लड़ाइयां लड़ी थी, उसका परिणाम क्या रहा कि यहां का तो खजाना खाली हो चुका था। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. उसके अलावा वर्साई के जो बहुत शानदार जो महल थे उनको मेंटेन रखने का जो खर्चा, एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट। तो आप इस प्रकार की बातों को अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि ध्यान जाए कि हां आप कुछ खास खास पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं। अंडर लुई 16 फ्रांस हैड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। फ्रांस हैव द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। यह आपने इसमें अंडरलाइन करना है कि जब अमेरिका की 13 कॉलोनी थी,
देखो उसमें क्या था कि अंग्रेज अमेरिका पे राज कर रहे थे। अमेरिका में अंग्रेजों की कुल मिला के 13 कॉलोनी थी, 13 उपनिवेश थे। जब उन्होंने आजादी की लड़ाई छेड़ी अमेरिका वालों ने, तो इस कार्य में फ्रांस के राजा लुई 16 ने अमेरिका वालों की हेल्प की। और इसके कारण क्या हुआ कि जो लड़ाई हुई उसमें फ्रांस को बहुत खर्चा हुआ। खर्चा क्या हुआ? द वॉर एडिड मोर देन ए बिलियन, ये लाइवर, इसको आपने क्या पढ़ना? लाइवर पढ़ना, ठीक है, लाइवर। तो इससे क्या हुआ कि उसमें फ्रांस के ऊपर और खर्चा बढ़ा। यहां पर लाइवर क्या है? उसकी करेंसी का नाम है, मुद्रा है। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone. इसका नुकसान ये निकला कि फ्रांस की सरकार को जो पैसा जनता पे खर्च करना चाहिए था, उस पैसे का खर्च कहां पे कर रहे हैं? लोन चुकाने में, उसका ब्याज चुकाने में यूज कर रहे हैं। जनता तो भड़कनी थी, तो एक घटना ये घटी, द स्टेट फाइनली इंक्रीज टैक्सेस टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस एंड यूनिवर्सिटीज। तो ये कारण थे जिनके कारण जो फ्रांस की क्रांति हुई, वो घटना हुई। तो कौन कौन से कारण हैं? कि एक तो जो है वो राजा ऐसा नहीं है, उसकी लाइफ काफी लग्जरियस है, ऐशो आराम का जीवन जीता है, उनके महल बहुत बड़े हैं, बहुत शानदार हैं, उनको खर्चा करने के लिए, महलों के मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। ऊपर से इसने क्या किया खर्चा? एक गड़बड़ क्या की, इसने हेल्प की अमेरिका वालों की आजादी की लड़ाई में, ताकि वो ब्रिटेन को सबक सिखा सके। उसके लिए इसने पैसे ब्याज पर लिए। तो ये सारे कारण थे। और अपने इन सारे खर्चों की पूर्ति के लिए ये सारा पैसा कहां से आएगा? उसके लिए जनता पे इसने टैक्स को बढ़ा दिया, इंक्रीज टैक्सेस। तो इस कारण जो है जनता नाराज थी और ये फिर क्रांति की तरफ बढ़ी। और पॉइंट क्या है इसमें? और यहां पर डालेंगे आप कि उस समय का जो फ्रांस का समाज था, डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट। जो फ्रांस का समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था, 3 श्रेणियों में। बट ओनली मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 एस्टेट, दैट इज द क्लर्जी एंड नोबल, वर एग्जेम्प्टेड टू पे टैक्सेस। राजा ने जनता पे जो टैक्स बढ़ाए, वो टैक्स किसने पे करने थे? वे टैक्स तो पे करने थे केवल 3rd एस्टेट ने। द टैक्स वॉज बोर्न बाय द 3rd एस्टेट ओनली। जो पहले वाली 2 एस्टेट हैं, द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, वे टैक्स से फ्री थे, तो टैक्स तीसरे वाले को भरने पड़े। द मिडिल क्लास दैट emerged in the 18th century, France was educated and enlightened। ऊपर से प्रॉब्लम यह हुई कि 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस में एक नया वर्ग आया, इसको बोलते हैं मिडिल क्लास। ये मध्य वर्ग क्या था? ये मध्य वर्ग पढ़े लिखे लोग थे, जागरूक लोग थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी बुद्धि के दम पर सरकार से सवाल किया, राजा का सवाल किया कि भाई आपके पास एब्सोल्यूट मोनार्की क्यों? अकेले के पास पावर क्यों? आपके पास डिवाइन राइट्स क्यों? तो आप इनको अंडरलाइन करेंगे। यहां पर देखो, आपने किस पॉइंट करना अंडरलाइन? आपने करना है रिफ्यूट द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स एंड एब्सोल्यूट मोनार्की। दे बिलीव्ड दैट ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। इनका मानना था कि भाई एक व्यक्ति की हैसियत जो है उसके गुणों के आधार पर होनी चाहिए। इन्होंने जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, मोंटेस्क्यू, इनके विचारों को प्रमोट किया। आप इनको अंडरलाइन कीजिए पेपर में। Their ideas got popularized among the common mass as a result of intensive discussion and debates in salon, coffee houses and through books and newspapers। तो इनके विचारों को इन कई स्थानों पर जो है लोकप्रियता मिली। उसके अलावा जो है, जो फ्रांस का सरकार थी फ्रांस की, वो काफी करप्ट थी। इसमें जो कॉमन पीपल थे उनको कोई महत्व नहीं दिया गया। जो आम जनता है वो इनसे परेशान थी। ऊपर से जब सरकार ने जब कहा, राजा ने कहा कि वो टैक्स को बढ़ाएंगे, तो इससे क्या हुआ कि जनता में गुस्सा भरा। तो ये कई सारे कारण हैं।
अगर आपको सारे ध्यान रहे तो ठीक है, वरना इनमें से कुछ कुछ पॉइंट बना के आप लिख देंगे तो आपकी बात बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन, कि फ्रांस की क्रांति से किसको लाभ हुआ, एंड विच ग्रुप्स वर फोर्स्ड टू रेलिंक्विश पावर, और किसको जो है सत्ता त्यागनी पड़ी, किसको पावर मिली, और कौन जो है इससे डिसअपॉइंट हुए, यानी किसी को उम्मीद थी पर उम्मीद पूरी ना हुई तो डिसअपॉइंट होंगे। चलो देखते हैं किसको क्या मिला। पॉइंट्स आप जरूर बनाएंगे, ध्यान रखना, ये जब तक आप ये पॉइंट्स नहीं बनाएंगे आपके आंसर राइटिंग में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं आएगी, उतना उसकी वैल्यू नहीं बनेगी। द वेल्दी क्लास ऑफ द थर्ड एस्टेट which can be known as the middle class of France benefited the most from the revolution, सर्वाधिक फायदा इस क्रांति से थर्ड एस्टेट की जो मिडिल क्लास थी उसको हुआ, मध्य वर्ग को हुआ। इसमें कौन थे? इसमें थे बिजनेसमैन, इसमें कौन है? बिजनेसमैन हैं, पैटी ऑफिसर्स हैं, वकील हैं, अध्यापक हैं, डॉक्टर्स हैं, व्यापारी हैं, ये सारे कहलाया करते मिडिल क्लास। प्रीवियसली दीज पीपल हैड टू पे स्टेट टैक्स एंड दे डिड नॉट एंजॉय इक्वल स्टेटस। यही व्यक्ति टैक्स पे करते थे क्रांति से पहले, तो जब क्रांति हुई तो इनको जो है उससे मुक्ति मिली, इसलिए फायदा इनको हुआ। बट आफ्टर द रेवोल्यूशन दे बिगेन टू बी ट्रीट इक्वली विद द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इस प्रकार जो है इनको बराबरी का दर्जा मिलने लगा, तो फायदा नो डाउट यहां पे थर्ड एस्टेट को हुआ है, लेकिन इसमें से भी किसको हुआ है? मिडिल क्लास को। सबको नहीं हुआ है, मिडिल क्लास को हुआ है। विद द एबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, द क्लर्जी एंड नोबिलिटी केम ऑन द सेम लेवल विद द मिडिल क्लास। जब इस प्रकार के राइट खत्म कर दिए कि फ्यूडल सिस्टम की आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ आपके नाम रखे हुए थे, सारी पूरे देश की प्रॉपर्टी आपके नाम थी, सारी जनता आपको टैक्स पे करती थी, तो इस प्रकार के जो नोबल मैन थे, जो क्लर्जी था, अब उनसे ये अधिकार छीने गए, उनसे बाई बर्थ का राइट छीना गया और इस प्रकार इनको मिडिल क्लास के बराबर लाया गया। दे वर फोर्स्ड टू गिव देयर प्रिविलेजेस, इनको अपने विशेष अधिकारों को छोड़ना पड़ा जो इनको जन्म से मिले हुए थे, कि टैक्स फ्री थे, ये यही टैक्स लेते थे, तो इनको सारी पावर छोड़नी पड़ी। देयर एग्जीक्यूटिव पावर्स वर आल्सो टेकन अवे फ्रॉम देम, तो इनको जो है अपनी पावर से हाथ धोना पड़ा। ये थे जिनको अपनी पावर से हाथ धोना पड़ा। अब द पुअर सेक्शन, जिसमें कि किसान, छोटे किसान, लैंडलेस लेबरर्स यानी भूमिहीन मजदूर, सर्वेंट्स, डेली वेजेस पे काम करने वाले व्यक्ति, इनको निराशा मिली, ये डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि इनको जो उम्मीद थी कि इनकी भलाई के लिए भी कुछ होगा वो नहीं हुआ, सिर्फ फायदा हुआ मिडिल क्लास को। वुमेन आल्सो वुड हैव बीन हाईली डिसअपॉइंटेड, डिसकंटेंटेड। महिलाओं को बड़ी उम्मीदें थी, उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया, लेकिन महिलाओं को क्या मिला? इनको राइट टू वोट नहीं मिला, इनको और अधिकार नहीं मिले। तो कहने का मतलब है फ्रांस की क्रांति से सर्वाधिक फायदा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट जो गेन किया, वो किया मध्य वर्ग ने, मिडिल क्लास ने। डिसअपॉइंट कौन हुए? पावर किससे गई? पावर गई फ्यूडल लॉर्ड से। फ्यूडल लॉर्ड्स, क्लर्जी, नोबिलिटी, इनकी पावर छीनी गई। और डिसअपॉइंट हुए गरीब, गरीब लोग और सारी महिलाएं। तो ये था आपका यहां पर आंसर। अब आते हैं, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड द 20th सेंचुरी। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान दुनिया को फ्रांस की क्रांति ने क्या सिखाया, क्या दिया, उसकी क्या लेगेसी है। देखो, आप लिखेंगे इस प्रकार आंसर, जगह छोड़ेंगे, फिर आप लिखना शुरू करेंगे। पहला पॉइंट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन proved to be the most important event in the history of the world. The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy. Most important legacy, इसको आप कर देंगे अंडरलाइन। चेक करने वाला समझ जाएगा कि भाई यहां पर जो लिखा है ना, उसमें उसका मेन आइडिया आ लिया।
ठीक है। These ideas became an empowering force for the political movements in the world in the 19th and 20th century. The idea of liberty, equality and fraternity, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, इसको अलग से दिखाएंगे. Spread from France to rest of Europe, where feudal system was finally abolished. तो इस प्रकार के अधिकार, लिबर्टी की बातें, समानता, इक्वालिटी की बातें, भाईचारा की बातें, तो ये पहले फ्रांस के अंदर आई, फिर पूरे यूरोप के अंदर गई, और उससे क्या हुआ, जो फ्यूडल जो लॉर्ड थे उनको खत्म किया गया, वो तरीका खत्म किया गया पूरा. Colonized people rework on the ideas of freedom from bondage into their movements to create a sovereign nation state. जो गुलाम देश थे उनके नागरिक, उन्होंने भी इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर फ्रीडम इस प्रकार की बातें उनके दिमाग में, उन्होंने भी जो है अपने इन बातों को क्रांति का आधार बनाया. द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद का जो आइडिया है वो यहीं से उभर के आता फ्रांस की क्रांति के बाद, और फिर वो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है. द इंपैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो इसका प्रभाव रहा वो भारत पर भी पड़ा, भारत के ऊपर भी. टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय गॉट डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ द रेवोल्यूशन. तो आप इनको मेंशन करेंगे अलग से कि भारत में से कौन प्रभावित हुआ है. इन द एंड वी कैन से दैट आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकेम अवेयर ऑफ देयर राइट्स. तो यह बात निश्चित है कि फ्रांस की क्रांति के कारण दुनिया भर के लोगों में जागरूकता आई. अब क्वेश्चन है कि ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे whose origin could be traced to the फ्रेंच रेवोल्यूशन. देखो, फ्रांस की क्रांति से हमारे पास जो राइट हैं जो आज हम यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं. तो आप यहां लिखेंगे सम ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट्स जो आज हम यूज कर रहे हैं वो कौन से आए हैं. इसको आपसे इस तरह आपने यूज कर ले, अंडरलाइन कर ले, इसको आप हाईलाइट कर दे इस प्रकार से. फिर आप बनाएंगे लिस्ट. फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, यानी जो अखबारों पर, पुस्तकों पर जो कांट छाट होती है ना, जो कि आप ये नहीं छापेंगे वो नहीं छापेंगे, उसको बोलते हैं कि सेंसर करना, उसको खत्म किया गया सेंसर करने को. राइट टू वोट मिला, स्लेवरी खत्म हुई, राइट टू लिबर्टी आई, राइट टू प्रॉपर्टी की बात हुई, सिक्योरिटी, एजुकेशन. आप बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको यहां पर मेंशन कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा. ये तो बड़ा सिंपल था. तो इस प्रकार के राइट आज हमारे पास हैं, लेकिन ये सारे के सारे फ्रांस की क्रांति से प्रभावित हैं. अब क्वेश्चन आता है कि वुड यू एग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट वाज बीसेट विद कॉन्ट्राडिक्शंस, एक्सप्लेन. कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो यूनिवर्सल राइट मिले उनके साथ साथ में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी हैं उस समय. मतलब कुछ बातें कहने में तो अच्छी थी पर वो थी नहीं, कुछ के लिए बढ़िया थी, कुछ के लिए बढ़िया नहीं थी. तो आपने इस बात को बताना है कि क्या ऐसा था कि नहीं था आपकी नजर में. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. देखो, इसको लिखने के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कैसे लिखेंगे. बहुत ही इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें जो हैं उनको आप क्लियरली मेंशन करेंगे. तो मैं बार बार कहता हूं कि इन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन और हाईलाइट करते चलेंगे. द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वाज डेफिनेटली बीसेट विद कॉन्ट्राडिक्शंस. तो पहले तो आपने जो यहां पूछा है उसको आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना कि बिल्कुल ऐसा था. देखो कैसे, मैनी आइडियल्स ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन वर नॉट एट ऑल क्लियर. आपको पता है जो ये राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन था इसमें कई सारी बातें क्लियर नहीं थी, उनमें उसके कुछ अस्पष्ट उसका अर्थ था, ड्यूबियस उसके मीनिंग थे, ड्यूबियस मीनिंग्स. कैसे? द फ्रेंच रेवोल्यूशन कुड नॉट ब्रिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी and it is the fact that unless there is economic equality, real equality cannot be received at any sphere. इन्होंने देखो यहां पर इक्वालिटी की बात तो हुई, फ्रांस की क्रांति के दौरान बात हुई इक्वालिटी की, पर उस इक्वालिटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं है. और जब तक आर्थिक रूप से इक्वालिटी की बात नहीं आती तो इसके बिना बाकी इक्वालिटी पाना पॉसिबल नहीं है. अगर समाज में एक वर्ग के लोग जो हैं आर्थिक रूप से परेशान हैं,
इकोनॉमिकली वीक हैं वो, तो फिर आप किस प्रकार की इक्वालिटी की बात करते हैं? जब आपके पड़ोस में, आपके समाज में रहने वाले एक व्यक्ति, वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वे गरीबी में जकड़े हुए हैं, तो फिर आप किस प्रकार की समानता की बात करते हैं? तो यहां पर अगर जिस प्रकार की इक्वालिटी की बात हुई है, उसके कुछ ड्यूबियस मीनिंग क्या है कि जो इक्वालिटी की बात हुई वो इक्वालिटी स्पष्ट नहीं है। किस प्रकार की इक्वालिटी है? यहां पर आपको आर्थिक रूप से समानता नहीं थी, इसके बगैर आप और समानता ला ही नहीं सकते हैं। गरीबी 100 बीमारियों की जड़ होती है। जब तक कुछ लोग इससे परेशान हैं तो और जगह पर इक्वालिटी नहीं आ सकती। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन लेड स्ट्रेस ऑन इक्वालिटी, उसने इसकी बात तो की, बट लार्ज सेक्शन सोसाइटी वाज डिनाइड टू इट। लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा, आपको पता है, सारी महिलाओं को अधिकार नहीं मिले थे, कुछ पुरुषों को अधिकार मिले थे, तो बड़ा हिस्सा जो था उसको तो इन अधिकारों से वंचित किया गया। द राइट टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स डिड नॉट सॉल्व द पुअर मैन्स प्रॉब्लम। राइट टू वोट तो मिला, पर वहां भी समस्या है। जो राइट टू वोट मिला है वो केवल अमीर व्यक्तियों, अमीर पुरुषों को मिला है, ऐसे मेल को मिला जो टैक्स पे करते थे, तो वे तो बच गए, जो टैक्स पे नहीं करते, और सारी महिलाएं बच चुकी थी। तो इसका मतलब है गरीबों की समस्या यहां पर सोल्व नहीं हुई। ठीक है, रही बात महिलाओं की, विमेन वर स्टिल रिगार्डेड एज पैसिव सिटीजन्स। तो इस वर्ड को आपने करना है हाईलाइट, अलग से दिखाना है चेकर को कि भाई हमने जो आप जानना चाह रहे हैं हम वो लिख रहे हैं। They did not have any political rights such as right to vote and hold political office like men. उनको राइट टू वोट नहीं मिला, उनको कोई भी राजनीतिक ऑफिस से में रहने का अधिकार नहीं मिला जो पुरुषों को मिले हुए थे। तो इसलिए जो यहां पर इक्वल जो पॉलिटिकल राइट की बात थी वो खत्म नहीं हुई, अब तक वो संघर्ष चल रहा था। तो इसमें जो मीनिंग्स हैं उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। फ्रांस कंटिन्यू टू होल्ड एंड एक्सपेंड कॉलोनीज। फ्रांस अपने कंट्री में तो बात करता है लिबर्टी की, इसने बात क्या बोली? लिबर्टी। अरे भाई, जब तुम्हारे पास लिबर्टी है, इक्वलिटी के राइट हैं, और तुम और देशों पे आक्रमण करते हो, तब तुम्हारी लिबर्टी कहां गई भाई? मतलब लिबर्टी तुम्हारे लिए तो है, पर और कंट्री के ऊपर आएगी तो तब नहीं है। तो खुद तो करते बात की लिबर्टी की बात है और दूसरों पे आक्रमण करते हैं, तो यहां भी कॉन्ट्राडिक्शन है। इन्होंने अपना कॉलोनीज यानी और देशों पर कब्जा करना जारी रखा, तो इसकी जो इमेज थी, दस इट इमेज एज ए लिबरेटर कुड नॉट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो जो इन्हें बात की लिबर्टी की, जो बात की लिबर्टी की, वो टिक नहीं पाई। स्लेवरी यानी जो दास प्रथा थी वो फ्रांस में बहुत लंबे समय तक रही। जब ये लिबर्टी की बात करते हैं फ्रांस वाले, तो फिर उनको फिर लिबरेट क्यों नहीं किया गया? जिनको तुमने गुलाम बना के रखा हुआ है, क्या उनको इक्वल राइट का अधिकार नहीं है? क्या वे तुम्हारे भाईचारे में नहीं आते? जो तुम बात करते हो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, तो क्या उस भाईचारे में तुम्हारे वो व्यक्ति नहीं आते क्या जिनको तुमने गुलाम बना के रखा हुआ है? तो इसका मतलब है कि इसमें जो यूनिवर्सल राइट का जिक्र हुआ है उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, उसमें कुछ विरोधाभास है। यहां पर कुछ मीनिंग है, कुछ मीनिंग नहीं है, कुछ बातों की बात है पर उसके अंदर से भी कुछ पंगे हैं। तो इसका मतलब है कि इनमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? नेपोलियन का उदय कैसे हुआ, इसको आप कैसे लिखेंगे? आपको पता होना चाहिए कि नेपोलियन के लिए जमीन तैयार किसने की। देखो, फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई। जो आप देखेंगे ना नेपोलियन कौन था, तो आप सोचें कुछ सेकंड रुक के कि कैसे ये आया। आपने देखा फ्रांस की क्रांति, फिर आपने देखा रीन ऑफ टेरर, आतंक का समय, फिर देखा आपने डायरेक्टरी रूल। तो इन सब के कारण जो लोग परेशान हो चुके थे, लोग चाह रहे थे कोई सलूशन, कोई व्यक्ति आए तो बचाए इनसे। लोग संविधान उससे परेशान थे कि बात तो हुई संविधान की लेकिन बात बनी नहीं, मजदूरों को, गरीबों को राइट नहीं मिला, कुछ लोग फायदा उठा गए।
रोबस्पियरे को फायदा हुआ, रीन ऑफ टेरर देखा लोगों ने, तो लोग परेशान थे, लोग चाह रहे थे कोई इस पे बस से इनसे निपटारा दिला दे। तो ऐसे हालात ने इस व्यक्ति के लिए रास्ता साफ किया। तो लास्ट में हम क्या मानेंगे, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पार्ट द वे फॉर द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो इस पहले ही पॉइंट को आप कर देंगे अंडरलाइन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी। ठीक है, नेपोलियन हैड अचीव्ड ग्लोरियस विक्ट्रीज इन वॉर, शुरुआत में उन्होंने काफी युद्ध जीते। दिस मेड फ्रांस रियलाइज दैट ओनली ए मिलिट्री डिक्टेटर लाइक नेपोलियन वुड रिस्टोर ए स्टेबल गवर्नमेंट। तो शुरुआत की इसकी सफलताओं से लोग बड़े खुश हुए कि हां, ये व्यक्ति हमें कुछ दिलवा सकता है, अगर इस व्यक्ति का राज रहा तो कुछ स्टेबिलिटी आ सकती है, स्थिरता आ सकती है। 1804 में वो बना फ्रांस का सम्राट। इसको आप करेंगे अंडरलाइन या हाईलाइट करेंगे। उसने अपने पड़ोसी यूरोपियन कंट्री में हमले किए, जीता, वहां के जो डिनास्टी थी राजाओं को हटाया वहां से, और वहां पर एक साम्राज्य की स्थापना की। उस पे उसने अपने परिवार के व्यक्तियों को बिठाया। उसने खुद को कहा कि मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, इसको आप करेंगे अंडरलाइन, कि वो पूरे यूरोप को मॉडर्न करेगा। उसने कई कानून पास किए, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट लेके आया। उसने वेट और मेजर्स के लिए जहां तक उसका राज था नेपोलियन का, सब जगह पर उसने क्या किया, अपने कानून लागू किए कि सब जगह पे सेम कानून लागू होगा। बट हिज राइज टू पावर डिड नॉट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि उसके जो बातें थी वो शुरुआत में अच्छी थी, लोगों ने पसंद किया, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आया कि वो व्यक्ति किसी को मॉडर्न नहीं करना चाह रहा है। उसने कुछ काम तो अच्छे किए, बस उसका टारगेट क्या था, यूरोप को जीतना। और जब ये बात यूरोप वाले समझे कि ये व्यक्ति यूरोप को जीतना चाह रहा है, बस इसका मकसद ये है, तो वे सारे एक हुए और आखिर में वाटरलू की लड़ाई में इसको हराया, बैटल ऑफ वाटरलू। तो ये था बच्चे आपका चैप्टर। आप ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना है पॉइंट्स बना के लिखें, सुंदर लिखें और क्लियर लिखें। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।